हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि इसके पहले वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड हो चुकी है। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, शानदार, समझ में आया होगा। उसी का आज पार्ट सेकंड लेके आए हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं पार्ट टू। आज की वीडियो और इसकी पहले वीडियो में, दोनों पार्ट्स में जितनी परिभाषाएं महत्वपूर्ण बताई गई हैं दोस्तों, इनमें से ही आपकी परीक्षा में फंसना ही फंसना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 या खींच के 27-28 परिभाषाएं हो सकती हैं। इसके अलावा परिभाषाएं आपकी परीक्षा में नहीं मिलेंगी। मतलब जितनी परिभाषाएं दो वीडियो में आपको मिल रही हैं, इतनी आप पढ़ लो, परीक्षा में फंसना ही फंसना है। इसके बाहर से एक भी परिभाषा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये ना समझ लीजिएगा कि ये एक या दो चैप्टर से ली गई हैं परिभाषाएं। ये आपकी संपूर्ण किताब, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों फिजिक्स की दोनों बुकों से आपकी ये मिक्स हैं। और जितनी भी महत्वपूर्ण है सारी सारी परिभाषाएं मैंने आपको जो है प्रोवाइड करवाया है, एक तो आज की वीडियो में, एक इसके पहले में। तो दोस्तों शानदार सेशन चलने वाला है और बिल्कुल ध्यान से देखें। आज का हमारा पहली परिभाषा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइए देखते हैं। किसी पृष्ठ पर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस क्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ गया। सेकंड में आइए, देहली आवृत्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है? न्यूनतम आवृत्ति, ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट आप जो है इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे कि आपको लैंग्वेज तो बनानी नहीं है, जैसे कि पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा, तो इसमें आपको पूरा रटना नहीं है। अगर आपको उस परिभाषा का थोड़ा सा आगे का याद है तो आपको मसाला लगाना है। बस ये याद रखना है कि न्यूनतम आवृत्ति इसमें कहा जाता है, अधिकतम ना लिख दीजिएगा, तो इसमें डाउट हो जाता है, इसमें परिभाषाएं गलत हो जाती हैं। बाकी पूरी की पूरी लैंग्वेज याद रखनी जरूरी नहीं है, बस अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने सोचा करिए। जैसे कि किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात उत्सर्जन प्रारंभ होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? V0 से, V0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और, किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। आइए सेकंड में, तीसरी परिभाषा है हमारी देहली तरंग दैर्ध्य। क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे? लैम्डा नॉट से। किसी पृष्ठ की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे कम तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे कि उसमें मैंने बताया कि न्यूनतम आवृत्ति थी और यहाँ पे अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो किसी पृष्ठ की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे कम तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्ध्य। इसे याद रखिएगा, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से, ठीक है, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई? याद हुई परिभाषा? आपको जितनी परिभाषाएं हैं मैं इतनी अच्छी लैंग्वेज से खुद मैं बता रहा हूं कि आपको बस क्लास में ही याद हो जाएं, आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, सबको पता है, घर पे पढ़ना ही है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को लेके बैठना नहीं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं खुद कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा लेके आया हूँ, डेरिवेशन लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल, आपके सारा क्लियर डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। आइए एक बार और देखते हैं। किसी पृष्ठ की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे कम तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में आइए, कार्यफलन। कार्यफलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फंसना ही फंसना। कार्यफलन 100% आएगी, ये तो मैं श्योर हूँ। हाँ, आइए, किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम ऊर्जा
इसमें भी वही है, किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम ऊर्जा। शुरू में सब में मसाला यही है, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, तीनों में शुरुआत कहाँ से, किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसे कार्यफलन कहते हैं। इसमें इस लिखा है, इसको इसे कर लीजिएगा, इसे कार्यफलन कहते हैं, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कैसे, डब्ल्यू से। फिर से एक बार शानदार, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए, मसाला लगाना है सब में, जैसे कि किसी पृष्ठ की याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि तरंगदैर्ध्य वाले में किसी पृष्ठ की, शुरू उससे भी, इसमें भी वही, किसी पृष्ठ की वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, इसे कार्यफलन कहते हैं, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट, रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितना कि कार्यफलन है उतना नहीं कह सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किसी दर्पण से प्रतिबिंब के बनते समय, क्या, किसी दर्पण से प्रतिबिंब के बनते समय प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण से प्रतिबिंब के बनते समय दर्पण की लंबाई और उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को, किसकी, दर्पण के प्रतिबिंब बनते समय प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू होता है, m इज इक्वल टू आई अपान ओ, ठीक है, आई अपान ओ, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार, किसी दर्पण से प्रतिबिंब के बनते समय प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m इज इक्वल टू आई अपान ओ होता है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारी परिभाषा क्रांतिक कोण। ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कैसे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कहाँ, सघन से विरल में जाएगी और वहाँ पर आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट में आइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से दो में से एक फंसेगी, ये तो फिक्स है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस समय अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बढ़ा दिया जाता है, मतलब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण पूर्णतः उसी मार्ग में फिर से वापस लौट आती है। क्या होता है, जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कर दिया जाता है तो प्रकाश किरण पूर्णतः उसी मार्ग में फिर से वापस लौट आती है। सिंपल सी बात है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सिंपल है। आइए आगे, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दो में से एक में फंसेगी, ठीक है। आइए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या मतलब खुरदुरा कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ या चिकनी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट में आइए, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। विचलित यानी दूर हट जाती है। अब इतना टाइम नहीं कि मैं फिगर बना के आपको समझाऊं, अब की निपट जाने दीजिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, इसलिए बस मैं आपको परिभाषा जो है समझा दे रहा हूँ, बाकी इसके बाद बातें होती रहेंगी। फिर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित यानी दूर हट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन। आइए नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन।
जब प्रकाश माध्यम में किसी सूक्ष्म या संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरता है तो वह किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, यानी कि किनारों पर मुड़ता है। जब प्रकाश माध्यम में किसी सूक्ष्म यानी छोटे संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरता है तो वह किनारों पर मुड़ जाता है आंशिक रूप से। प्रकाश के मुड़ने की इसी क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट, तरंगाग्र व्यतिकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से दोनों में से एक न एक 100% आना ही आना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को रेडी करना है, ठीक है। परिभाषाओं में दोनों में से एक पूछी जरूर जाएगी। आइए चलते हैं तरंगाग्र में। किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ, किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं, अर्थात कणों के बीच कलांतर समान रहता है, उसे तरंगाग्र कहते हैं। ऐसे पृष्ठ पर उपस्थित कण तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग याद रखिएगा। ऐसे पृष्ठ पर उपस्थित कण तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी माध्यम में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात कणों के बीच कलांतर समान रहता है, उसे तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, बस इतनी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि इतना भी याद करना जरूरी नहीं है। ऐसे पृष्ठ पर उपस्थित कण तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इतना याद करें, आप छोड़ सकते हैं। व्यतिकरण, क्या? व्यतिकरण, किसी माध्यम में जब दो प्रगामी तरंगे एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर, यानी जब दो प्रगामी तरंगे हैं एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाता है, जिससे माध्यम में कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बिल्कुल साधारण सी बात है, बिल्कुल आसान भाषा में परिभाषा है, याद हो जाएगी, नो डाउट। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी माध्यम में जब दो प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उस समय माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता का मान जब अधिकतम और न्यूनतम हो जाता है, जिसमें माध्यम में कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब ये तीन परिभाषाएं दिख रही हैं स्क्रीन पे, इनसे भी तीनों याद करनी पड़ेंगी। तीन में से एक न एक फंसना ही फंसना है। या तो इसका एग्जाम्पल समस्थानिक संभारिक में जो है एग्जाम्पल या तो ले लेगा, या तो जो है परिभाषा पूछ लेगा। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आएगा बहुविकल्पी में तो उसमें भी परिभाषा पूछ सकता है, या तो इसका जो है एग्जाम्पल ले सकता है। आते हैं समस्थानिक। वे तत्व या परमाणु बोल सकते हैं, वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछता है। समस्थानिक और संभारिक समन्यूट्रॉनिक तीनों में एग्जाम्पल पूछेगा। अगर परिभाषा पूछेगा तो एग्जाम्पल पूछेगा। इसका होता है 6C12। लिखते दिक्कत हो रही, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 6C12, 6C13 और 6C14। इसमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार वो होता है जो ऊपर लगा होता है। जैसे 6C13 है तो इसमें जो 6 और कार्बन, 6C का मतलब कार्बन, C के ऊपर 13 यानी 13 लगा हुआ है तो ये परमाणु भार है, और नीचे 6 है, C के नीचे क्या है? 6, तो ये परमाणु क्रमांक होता है। 6C12 और 6C13 ये इसमें परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो ये समस्थानिक का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से क्लियर कर लीजिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, बस इतना आपको याद रखना है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। समस्थानिक में परमाणु भार समान, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न, इतना याद करना है। उसके बाद संभारी में जब बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार समान। ठीक है, रेडी हो गई परिभाषा। आइए एक बार फिर से, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आते हैं संभारी। वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु भार समान होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 1s3,
2He3 मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, वे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु बाहर समान तथा परमाणु बाहर भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। सॉरी, समस्थानिक नहीं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, बस इतना मैंने टिक लगा दिया। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, बस इतना याद रखना है आपको कि समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान और समभारिक में परमाणु भार समान। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक में आते हैं। वे तत्व या परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 6C14 और 8O16, इनमें दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। आ गई आपकी बिल्कुल जहर परिभाषा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। दो में से एक फंसना ही फंसना 100%। इसमें कभी कभार जो है अंतर पूछ लेता है, परिभाषा ना पूछ के प्रश्न आएगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। या तो अलग अलग परिभाषा पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछेगा, लॉन्ग में नहीं ले जाएगा। परिभाषा नाभिकीय संलयन क्लियर कर दीजिए। जब दो या दो से अधिक, संलयन का मतलब जोड़ना होता है, विखंडन का मतलब अलग अलग टूटना होता है। सीधी सी बात है, अगर संलयन पूछेगा तो उसका मतलब जोड़ना है, विखंडन तो अलग अलग टूटेगा। तो जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों को मिलाकर, हल्के मतलब छोटे छोटे नाभिकों को मिलाकर एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है, यानी भारी नाभिक बनाया जाता है, तो इसे नाभिक संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, इसी तरह नाभिकीय विखंडन, जब कोई बड़ा या भारी, उसमें छोटे छोटे को मिलाकर बड़ा बनाते थे, इसमें बड़े को तोड़ के छोटे छोटे कई बन जाएंगे। ठीक, अब एक बड़ा तोड़ेंगे तो उसमें कई छोटे हो सकते हैं। तो जब कोई बड़ा या भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में विघटित हो जाता है, विघटित यानी टूट जाता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, इसका एग्जाम्पल क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे Z से प्रतिनिधित करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक, यानी जो हमारा परमाणु क्रमांक है उसे ही प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। ठीक, रेडी हो गई। परिभाषाएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है डेरिवेशन की। भाई कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कर लिया जाए, रेडी कर लिया जाए, तो मतलब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जितने बच्चे जैसे कि पहले से तैयारी कर चुके हैं तो नो डाउट तैयारी बढ़िया होगी। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाए किसी कारण, बस आर्थिक परिस्थितियाँ या पारिवारिक समस्याएं सब होती रहती हैं, तो जितनी परिभाषाएं मैंने बताया सब तैयार कर लीजिए, इनसे फंस जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन या न्यूमेरिकल लेके आएंगे। 5-5 नंबर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन पे बात करेंगे हम। मतलब आपको ये भी नहीं है कि ऐसे न्यूमेरिकल लेके आएंगे कि उनमें ये नहीं होगा कि उनकी डिजिट भी नहीं बदलेगी, बिल्कुल सेम आपको वही न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आपको फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, आज तक बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।